अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आज के वीडियो में आपको बताऊँगी कि ये जो मोहतरमा जिनका नाम स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा भी है, जिनको आप मिशाल यूसुफ़ज़ई, इनका कोई अलेजिड रिलेशनशिप सामने आया है जिसकी वजह से पीटीआई की कोर कमेटी से इनको निकाल दिया गया है, इनसे कलमदान वापस ले लिया गया है। किस किस के साथ अलेजिड रिलेशनशिप था उसके बारे में तो बात होगी। साथ में आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि महल बलोच नामी खातून जिसने पाकिस्तान के अंदर आर्मी के कैंप के ऊपर हमला किया, ये वहाँ बच्चों और ख़वातीन के ऊपर इसने हमला किया, ख़ुदकुश हमला किया, इसकी बायोग्राफ़ी क्या है, इसकी एज क्या थी, इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये एक शख्स के साथ अलेजिड लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रहती थी, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। एहसन इकबाल साहब का फ़ोन जो है उनकी जेब से निकाल लिया गया जब वो नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए जनाब, शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे मिशाल यूसुफ़ज़ई की। आप लोग जानते हैं कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को फाइनली पार्टी से फ़ारिग कर दिया गया है। तकरीबन पार्टी से फ़ारिग ही कर दिया गया। अब वो जो थोड़ा बहुत भी रह गया है ना, कोर कमेटी से उनको निकाला गया है, तो समझ लें कि वो सांप का जब आप जहर ही निकाल दोगे तो वो पीछे किस काम का रह जाएगा। अच्छा, माज़रत चाहती हूँ कि मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए हो सकता है आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी दुश्वारी आए सुनने में। अब जनाब, आप ये देखिए कि मिशाल यूसुफ़ज़ई जो हैं वो आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने लिए केपी गवर्नमेंट से कुछ फ़ेवर्स भी ली थी। आपको याद होगा, उन्होंने अपने लिए कुछ करोड़ों रुपए की गाड़ी भी निकलवाई थी और उस वक्त जो है अवाम बड़े बुरे तरीके से उनको ट्रोल करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से वो जो फ़ैसला था उसको वापस लेना पड़ा था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक रिपोर्टर थी जियो की, उन्होंने उस गाड़ी से मुतल्लिक मिशाल यूसुफ़ज़ई से कुछ सवालात पूछे थे कि भाई मुझे आपकी साइड का नैरेटिव देना है, तो बराए मेहरबानी आप मुझे अपना नैरेटिव दीजिए, अपना रद्द-ए-अमल दीजिए। उस पर मिशाल यूसुफ़ज़ई ने उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी और उसके बाद जो है ये मामला इतना बढ़ गया था कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। कुछ लोग जो हैं वो मिशाल यूसुफ़ज़ई के बारे में बहुत ही गलीज़ किस्म की बातें भी करते हैं। खुदा न खास्ता वो ये भी कहते हैं कि मुबैना तौर पे उनका अलेजिड रिलेशनशिप रहा है अली अमीन गंडापुर के साथ और उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन अलेजिड रिलेशनशिप की वजह से जो है उनको ये सारी सहूलियात दी जा रही हैं। ये तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये रूमर्स थी। अब पाक वोकल्स जो हैं, ये एक अच्छा अकाउंट है, कभी गलत खबरें मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कभी शेयर की हों। इन्होंने मिशाल यूसुफ़ज़ई के कोर कमेटी से निकाले जाने की कुछ वजूहात लिखी हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो एक अलग बात है कि मैं इससे एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ। भाई, मैं ख़वातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर यकीन नहीं रखती, लेकिन क्योंकि ये ख़बर बहुत बड़ी है, ये ख़बर छोटी नहीं है और ख़बर जैसे है मैंने आपको वैसे बतानी है। मैं आपके सामने दोनों नैरेटिव रखती हूँ। एक है जी ज़ाहिरी वजह जो आप लोगों को बताई गई है, एक है जी वो वजह जो ये पाक वोकल्स बता रहे हैं। कैसे, मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो लिखते हैं कि मिशाल यूसुफ़ज़ई को कोर कमेटी से क्यों निकाला गया, बड़ी वजह सामने आ गई। आगे लिखते हैं, 2 जगह नाजायज़ ताल्लुकात मिशाल को ले डूबे। मिशाल यूसुफ़ज़ई को वजारत और पार्टी ओहदा काबिलियत पर नहीं बल्कि जिनसी ताल्लुकात की बुनियाद पर दिया गया। ये इस अकाउंट के अकॉर्डिंग है, मैं जो सिर्फ जस्ट रीड कर रही हूँ। आगे वो कहते हैं कि मिशाल यूसुफ़ज़ई ने खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम शख्स से ताल्लुकात के अलावा इमरान खान के वकील नईम पंजोथा से भी ताल्लुकात बनाए। दोनों रहनुमाओं का इस बात पर झगड़ा हुआ कि मिशाल मेरी है। इस्लामाबाद जलसे के दौरान मिशाल ने इस्लामाबाद में भी रात गुजारी। बात आगे बढ़ने की वजह से उमर अयूब ने मिशाल यूसुफ़ज़ई को कोर कमेटी, पीटीआई की जो ऑफिशियल कोर कमेटी है जी, वहाँ से फ़ारिग कर दिया। अनकरीब मिशाल को पहला बॉयफ्रेंड मुशीर के ओहदे से भी फ़ारिग करने वाला है। और आगे लिखा, नईम पंजोता मिशाल के वाक़े पर काफ़ी गुस्से में है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कोई ऐसे ही ख़बर नहीं दे दी है, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ताने बाने इस खबर के ज़रूर मिलते हैं। लेकिन जो इसकी बज़ाहिर वजह है, जो इस वक्त स्क्रीन्स के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, जो इस वक्त टेलीविज़न पर बताई जा रही है, जो इस वक्त अखबारात में छपी है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है जी दोनों साइड का नैरेटिव आपको बताना। मैं एक साइड की बात कभी भी नहीं करूँगी। अब जो ख़बर है वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर मिशाल यूसुफ़ज़ई से कलमदान वापस ले लिया गया। और मिशाल यूसुफ़ज़ई से क्यों लिया गया ये कलमदान, कहा जा रहा है कि पार्टी में बेशतर ओहदेदार जो हैं वो मोहतरमा से काफ़ी नाला हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिर नाला क्यों है, ये मैं आपसे सवाल करती हूँ।
अब जो ज़राए उनका क्या कहना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उनका कहना ये है कि समाजी बहबूद का जो महकमा है और साबिक वफाकी वज़ीर कासिम शाह हैं, उनको ये दे दिया गया है, और मिशाल यूसुफ़ज़ई को हटाए जाने के बाद काबीना में ख़वातीन की नुमाइंदगी जो है वो ख़त्म होने का तकरीबन इम्कान है। पीटीआई के पिछले अदवार में भी काबीना में कोई खातून शामिल नहीं रही। अब जब इनको एकदम से निकाला गया तो बहुत से सवालात ने जन्म लिया। लोग बड़े हैरान हुए। लोगों ने कहा अली अमीन गंडापुर की भी बड़ी क्लोज थी, नईम पंजोता की भी मंजूर नज़र थी, बाकी शख्सियात को भी बहुत अच्छी लगती थी। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उनको निकाल दिया गया, उनको फारिग कर दिया गया? तो उसके बारे में मैंने जो आपको ज़ाहरी खबर थी वो भी बता दी, पाक वोकल्स ने जो बताई है, रिवील किया, मैंने आपको वो भी बता दी। इससे पहले कि मैं अगली खबर की तरफ बढ़ूँ, मैं एक बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और वो ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ये कहना है कि बिजली 3 रुपये यूनिट होने के बावजूद भी जो रिकवरी होती है बिल्स की वो 33% भी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि ये एक सवालिया निशान है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ वाहिद पाकिस्तान का एक सूबा है पंजाब, उसके बाद सेकंड नंबर पे है सूबा सिंध, इसके अलावा ना बलूचिस्तान बिल्स देता है। सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो बिल्स अदा नहीं करते, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आप देख लें, और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी आप देख लें कि जो बिजली की यूनिट है वो इंतहा से ज़्यादा सस्ती है। आ जाके उनका जो सारा बोझ है वो उठाना पड़ता है पंजाबियों को, पंजाब को, और ये जो हज़ारों लाखों रुपए के हमें बिल्स आते हैं, ये सब की जो एडजस्टमेंट है ये करके हमारे ऊपर लागू होती है। और अगर मरीम नवाज़ जैसे लोग जो हैं वो हमें रिलीफ दे ही देते हैं, और अगर वो कह ही देते हैं कि फ़ी यूनिट हम 14 रुपये जो हैं वो सस्ता कर रहे हैं, तो ये जो गंदे किस्म के यूट्यूबर और गंदे अंडे किस्म के लोग हैं, ये जनाब उनको अच्छी बात पे भी अप्रिशिएट करने के बजाय उसके ऊपर भी तनकीद करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगी कि मरीम नवाज़ जो हैं वो इस वक्त पंजाब के अंदर जितनी एक्टिव हैं और जितनी वो स्कीम्स मुतारिफ़ करा रही हैं, मेरा ख़्याल है कि माजी में किसी ने इतना काम नहीं किया होगा। अब उन्होंने एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुतारिफ़ कराई है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके बारे में भी शेयर करूँ। पंजाब में उन्होंने हिम्मत कार्ड का इजरा जो है वो कर दिया है। 65,000 जो खसूसी अफराद हैं, यानी कि जो डिसेबल हैं, चल नहीं सकते हैं, या उनके जो भी मसाइल हैं, उनको ये ATM कार्ड जो है उसकी सूरत में दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 65,000 अफराद के अंदर ये कार्ड जो है वो बांटना है। आपको बता दूं कि महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत उन्होंने कर दिए हैं, और MOU के ऊपर भी जो है वो सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद जो हैं उन्होंने भी दस्तखत कर दिए हैं। कार्ड के ज़रिए हर माह जो है वो 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे इन लोगों को जो स्पेशल अफराद हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जो हैं वो जारी होंगे, और मुस्तहिक जो खसूसी अफराद हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड में ख़वातीन के लिए 30% कोटा जो है वो मुकर्रर किया गया है, जो कि एक बहुत बहुत खुशाइन बात है। और ये भी आपको बताऊं कि 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत भी की जा चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह के जो काम है उनको अप्रिशिएट करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अब एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है बात करने में। वैसे तो बुज़ुर्गों की बड़ी इज़्ज़त करनी चाहिए। उम्र के इस हिस्से में ये साहब जिनका नाम शाहीन सहबाई बताया जाता है, कि वो कहते हैं ना, अक्सर आपने कहावत सुनी होगी कि कब्र में आपकी टांगें हैं, तो इनकी भी कब्र में टांगें थी। अब इनके हवाले से एक ख़बर बहुत ज़्यादा चल रही है जो siyaset.pk की तरफ से बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि उन्होंने शेयर की है। ख़बर ये है कि ऊपर लिखा हुआ जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बताया ये जा रहा है कि मशहूर कॉलम निगार शाहीन सहबाई जो हैं वो मॉन्की पॉक्स, आपको पता है आजकल एक वो बीमारी निकली है जिसमें बड़े बड़े वो छाले निकल आते हैं बॉडी पे, उसकी वजह से वफ़ात पा गए हैं, और इसको siyaset.pk की तरफ से दिखाया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि कई लोगों ने इसके ऊपर बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स भी किए। कुछ लोगों ने लिखा कि अल्लाह पाक दोज़ख में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह माफ़ करे। वैसे तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो किसको बख्शता है किसको नहीं बख्शता, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अकॉर्डिंग टू अहादीस कहा जाता है कि जो मुनाफिक होगा वो जहन्नुम के आखिरी गड़े में मरेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर फैली हुई है, ये खबर गलत है, ये फैब्रिकेटेड है, इसको किसी ने बनाया है, और siyaset.pk का नाम इस्तेमाल करके इसको एडिट किया गया है। और दूसरी तरफ जो है शाहीन सहबाई जो छोटी छोटी बात के ऊपर आकर अपनी क्लैरिफिकेशंस देते हैं, उनको चाहिए था कि वो इसके बारे में बताते, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से भी कोई अभी तक इस तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं आई। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आपको सही खबर बताना। अब हम बात कर लेते हैं एहसन इकबाल साहब की। उनके साथ जनाब बड़ा हाथ हो गया, एक जनाजे में शिरकत की और अपने फ़ोन से हाथ धो बैठे।
یہ پورا معاملہ کیا ہے، کیسے ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ نون لیگ کی ایم پی اے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، رانا افضال حسین، ان کی نماز جنازہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوئے تھے، اور چور جو ہے وہ خود بھی نماز جنازہ میں شامل تھا۔ اس دوران وفاقی وزیر جو ہمارے ہیں احسن اقبال، ان کو بھی اس نے نہیں بخشا، اور ان کی جیب سے اس نے موبائل فون نکال لیا، چوری کر لیا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دن جو ہے وہ نون لیگی ایم پی اے رانا افضال حسین کی نماز جنازہ تھی، اس میں شرکت کی جب انہوں نے، تو وہاں پر جناب یہ چور جو ہے اس نے اپنا ہاتھ صاف کیا، اور یقین کریں کہ مجھے اپنے گھر کی بات یاد آ گئی۔ میرے فیملی ممبرز جو تھے وہ، ہماری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس میں 3 سے 4 لوگوں کے فونز جو ہیں وہ اس طریقے سے نکالے گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو جنازوں کے اندر جا کر بھی لوگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، جو مسجدوں کے اندر بھی جا کر چوریاں کر لیتے ہیں، جو جوتیاں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم کس طرح کی قوم ہے اور ہم کس طرح کے لوگ ہیں، یہ میری سمجھ سے پوری طرح سے باہر ہے۔ بہرحال اللہ کرے احسن اقبال صاحب کا فون جو ہے وہ مل جائے۔ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے پچھلے سال، لیکن یا قسمت یا نصیب، ہو سکتا ہے وہ خود وفاقی وزیر ہیں تو اس سلسلے میں کوئی مدد مل جائے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ہمارے جو پولیس کے افسران تھے ان کے اوپر حملہ ہوا، اور 10 سے 12 جو ہیں ان کی کیجویلٹیز ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پنجابیوں کو گاڑیوں سے اتار کر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے شاید ایک اور خبر جو ہے وہ نہیں سنی ہوگی کہ پاک آرمی کے ایک کیمپ کے اوپر بھی ان لوگوں نے کل حملہ کیا، اور پتہ نہیں 15-16 گھنٹے وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی ہوتی رہی، لیکن اس کے اندر ایک خاتون بڑی نمایاں رہی جو کہ خود کش حملہ آور تھی، جس کا نام ماحل بلوچ ہے۔ اب یہ جو ماحل بلوچ ہے، اس کے بارے میں حامد میر جیسے لوگ جو ہیں نا اس خاتون کو بہت ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کو پکڑ کر مسنگ پرسن کیوں بنانا چاہتے ہیں، انہیں کیوں چھوڑا۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ خاتون پہلے بھی پکڑی جا چکی ہے، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عدلیہ ذمہ دار ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے، کیونکہ عدلیہ نے اس کو چھوڑا تھا، اس کو نہ چھوڑتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ماحل بلوچ ہے یہ تو پڑھی لکھی خاتون تھی، یہ تو یونیورسٹی بھی جاتی تھی، پھر اس نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا؟ اس کے بارے میں مارخور ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بڑی پرسنل انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہے، جو کہ بہت درست انفارمیشن ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ماحل بلوچ خود کش حملہ آور کیسے بنی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو لاء کی ڈگری حاصل کر رہی تھی اور 4تھے سال میں تھی، یعنی 4تھ ایئر میں تھی وہ کیسے ریاست کے اتنا خلاف ہو گئی کہ خود کش حملہ آور بن گئی؟ وہ بن نہیں گئی بلکہ بنائی گئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ چلیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ماحل بلوچ گوادر کی رہنے والی تھی، تربت لاء کالج کے اندر وہ پڑھتی تھی، تربت یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر وہ رہتی تھی، اور یونیورسٹی کی سرکاری بس کو ہی وہ استعمال کرتی تھی۔ خاندان میں اس کے نہ تو کوئی مسنگ پرسن تھا اور نہ ہی کوئی جبری گمشدگی تھی، بلکہ ایک رشتہ دار ناظم اور ایک وکیل، اور فیملی کا بزنس جو ہے وہ ایرانی ڈیزل کا کاروبار کرتا تھا۔ رواں سال جنوری میں وہ یونیورسٹی آف تربت کے ایک پروفیسر کے ساتھ جو ہے اس کے گھر میں لیو ان ریلیشن شپ میں رہنا شروع ہو گئی، وہاں پر منتقل ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ذاتی گھر میں، یعنی پروفیسر اس کو ورگلاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں پروفیسر صاحب اکیلے رہتے تھے۔ 3 ماہ یہ خاتون، یعنی جس کی عمر 22 سال بتائی جا رہی ہے، اس آدمی کے ساتھ اکیلے گھر کے اندر رہتی رہی۔ وہاں کیا کیا ہوا انہوں نے کہا یہ تفصیل تو بعد میں پتہ چلے گی، لیکن ماحل بلوچ خاموش اور اکیلے رہنے لگ گئی۔ اس نے جولائی کے مہینے میں کوئٹہ کے اندر انٹرنشپ کی، لیکن نفسیاتی طور پہ وہ سنبھل نہیں سکی۔ اسی اثناء میں ماحل بلوچ نے راجیو مچی کا پرچار کیا اور گوادر اور تربت میں ریاست اور فوج کے مخالف بیانیہ بنانا شروع کر دیا۔ ماحل یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ انہی دنوں میں ماحل بلوچ کا کیس مہرنگ بلوچ نے ذاتی طور پہ سننا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے یہ بات اور جگہ کی تفصیلات جو ہیں وہ بتائی ہیں، اس کے اکارڈنگلی کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں ماحل بلوچ نے اس کمرے میں گھس کر خود کش حملہ کیا جہاں عورتیں اور بچے چھپے ہوئے تھے۔ اس کی موت کے فوراً بعد ماحل بلوچ کے بھائی نے پہلا فون اسی پروفیسر کو کیا۔ یا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس خودکشی کے آپ ذمہ دار ہیں، یعنی اس کے بھائی نے جو پروفیسر کو فون کیا، یا تو اس نے یہ کہا کہ اس خودکشی کے آپ ذمہ دار ہیں، یا پھر یہ بتایا کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ انکوائری شروع ہو چکی ہے، باقی تفصیلات عوام تک جلد پہنچائی جائیں گی۔ اب وہ پروفیسر جو ہے وہ گرفت میں ہوگا، اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ بے نقاب ہوگا۔
ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और शेयर कीजिए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं, और ये भी बताइए कि वो सियासी गिद्ध और वो यूट्यूबर्स और वो नाम नहाद सहाफ़ी हजरात जो बड़े बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस का नाम लेते हैं, जिसमें सरफहरिस्त हामिद मीर जैसे लोग भी हैं, और जब वो सारा गंद फैला चुके होते हैं तो बाद में टीवी शो में, टॉक शो में इन्हीं लोगों को बुलाकर उनके साथ डिस्कशन करके ख़ुद को बरी जमा कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि इदारे इनके ख़िलाफ़ कुछ क्यों नहीं करते, इनके मुंह के ऊपर टेप क्यों नहीं लगाते, इनके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते। आपका जो भी नैरेटिव है, आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।